हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट एग्जाम में, और नीट एग्जाम में इस चैप्टर में से 2 से 3 एमसीक्यू गारंटेड आते ही हैं। और इस चैप्टर में हमें रेस्पिरेटरी पाथवे स्टडी करते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल कहते हैं, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी देखना है जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ था। तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में रेस्पिरेशन ये जो कंसेप्ट है उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लोर करके बताता हूँ क्या होता है रेस्पिरेशन। सी, respiration has actually two different meaning. Respiration has two different meaning. I'll tell you. See, इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जो खुद का फूड बना सकते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट है और सियानोबैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड बना सकते हैं। और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटेरोट्रोपिक, जैसे हम हैं, एनिमल है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, जो खुद का फूड नहीं बना सकते बल्कि प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब प्लांट अपना फूड मटेरियल ग्लूकोज बनाते हैं, फिर स्टोर और ट्रांसपोर्ट सुक्रोज या तो स्टार्च में करते हैं, ठीक है, ये बात सबको पता है। लेकिन प्लांट को अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए, हमें अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए, से फॉर एग्जांपल यू कैन से डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, रनिंग, वॉकिंग, जो भी हम अपने पूरे लाइफ में पूरे दिन में एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या लगती है? एनर्जी। और एनर्जी का सिंपल सा फॉर्म क्या है? एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमें एटीपी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी को चाहिए, और अगर हमारी बॉडी को एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, तो एटीपी आएंगे कहाँ से? तो एटीपी आएंगे रेस्पिरेशन टेक्निक से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग से रिलेटेड, मतलब इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन, और दूसरा मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स organic substance into simple organic substance to release ATP। ये देखिए, ये दो अलग अलग मतलब होते हैं रेस्पिरेशन के। एक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, throwing carbon dioxide outside from the lungs is called exhalation. So inhalation plus exhalation together it is called breathing is a one type of a respiration. breathing भी एक प्रकार का respiration है। ब्रीदिंग एक प्रकार का रेस्पिरेशन है जिसमें हम बाहर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देते हैं। तो ये है ब्रीदिंग, जो कि रेस्पिरेशन का ये एक प्रकार है। लेकिन इस वाले चैप्टर से रेस्पिरेशन इन प्लांट, इस चैप्टर से हमें ये कंसेप्ट देखनी है, क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू रिलीज एटीपी। अब ये देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन करते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, से फॉर एग्जांपल स्टार्च, ठीक है। हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं, मान लो हम चपाती खाते हैं, ठीक है, हम ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड और चपाती ये व्हीट से बना होता है, मीट से बना होता है, मैदा होता है, राइस होते हैं, ये जो भी चीजें हैं इनमें ज्यादातर स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च एक प्रकार पॉलीसेकेराइड है, मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसका हम ब्रेकडाउन करके, मतलब ऑक्सीडेशन करके, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। जैसे हुआ ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर हमें क्या मिलती है? एटीपी, मतलब एनर्जी मिलती है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है हमें इस चैप्टर में देखना है।
respiration in plant. Respiration means oxidation of complex organic substance into the simple organic substance is called as a respiration, just to release ATP, just to form ATP molecule. ओके, इसमें हमें ATP फॉर्म करना होगा। अब मैं आपको पूरा का पूरा इस कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। वो वाली कंसेप्ट ब्रीदिंग से रिलेटेड है जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इस वाले कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। यस, I would like to give you outline about the chapter. Yes, outline about the chapter means overview about the chapter. Simply we called it as an introduction to chapter. Now just imagine guys, this is our cell. This is our cell. This is nucleus of our cell. This one is mitochondria of our cell. And inside mitochondria there is a Christie is present. अब आप ये देखिए, जब भी हम कोई फूड मटेरियल खाते हैं मोस्ट प्रोबेबली उसमें पॉलीसेकेराइड मटेरियल स्टार्च होता है। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। व्हाट इज पॉलीसेकेराइड? व्हेन द शुगर इज मेड बाय मेनी यूनिट, व्हेन द शुगर इज मेड बाय मेनी यूनिट इट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। जब शुगर काफी छोटे-छोटे यूनिट से बना होता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। जब हम स्टार्च खाते हैं, एक्चुअली हम स्टार्च नहीं खाते, हम सिंपल सा फूड खाते हैं, जैसे हम अनाज खाते हैं। यस, जैसे हम व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, मैदा खाते हैं, बेसन खाते हैं। तो इन सब चीजों में ज्यादातर कॉर्न फ्लोर होता है। इन सब जो फूड होते हैं इन सब में स्टार्च होता है, और स्टार्च क्या एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च हमारे सलाइवरी ग्लैंड में से निकलने वाली एंजाइम अमाइलेज के साथ बाइंड होता है और उसका कन्वर्जन हो जाता है माल्टोस में। किसमें कन्वर्जन हो जाता है? माल्टोस में। तो माल्टोस क्या है? माल्टोस डाइसेकेराइड, मतलब 2 यूनिट से बना हुआ शुगर। पॉलीसेकेराइड, when we eat chapati, bread, or you can say besan or corn flour, anything, whatever you say. So when we eat such kind of food material, we get the, you can say, a good amount of a food material. That's a complex amount of food. That's called polysaccharide. So when we eat the polysaccharide, our salivary gland produces alpha amylase. We also called it as a ptyalin or simply amylase enzyme. This amylase enzyme convert this polysaccharide starch into the disaccharide molecule called maltose. And when this maltose enter into our stomach, in the stomach and duodenum, there is enzyme is produced called maltase, and this maltase enzyme convert maltose into glucose. Convert maltose into glucose. Glucose is monosaccharide. Clear guys? So polysaccharide made by many unit converted into disaccharide 2 unit, and this disaccharide is converted into glucose with the help of a maltase enzyme, and this glucose is the monosaccharide. अब हमारे सामने सबसे सिंपल सा शुगर कौन सा आ गया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन हमें इस ग्लूकोज में से क्या बनाना है? इस ग्लूकोज में से हमें बनाना है एटीपी। तो हम ग्लूकोज में से एटीपी कैसे बनाएंगे? बाय ग्लाइकोलिसिस, बाय Krebs cycle, and third by electron transport chain और electron transport system। ठीक है, तो ये 3 स्टेप करने के बाद हम ग्लूकोज में से एटीपी बनाएंगे। तो ये तीनों स्टेप कैसे हम देखेंगे? सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आएगा। कौन आएगा? मॉलिक्यूल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है, अगर कोई मॉलिक्यूल माल्टोस डाइसेकेराइड होता तो उसे हम तोड़ सकते थे हाइड्रोलिसिस करके, ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन ग्लूकोज ये तो सिंगल यूनिट है, मोनोसेकेराइड है, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे? तो इसे हम कोई एंजाइम से नहीं तोड़ सकते, इसे हम 10 स्टेप एंजाइम से तोड़ेंगे, मतलब 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन से तोड़ेंगे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन पाइरुवेट में होता है। किसमें? पाइरुवेट में। और पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? पाइरुवेट के जनरली 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यह समझ रहे हैं आपको? स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड टर्न इनटू द माल्टोस डाइसेकेराइड, माल्टोस टर्न इनटू ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। नाउ ग्लूकोज directly cannot produce ATP. Glucose has to enter into the 3 pathway, you can say respiratory pathway, by which we will get the ATP molecule. First, glucose enter into the cell cytoplasm and enter into the process called glycolysis.
ग्लाइकोलिसिस में जाने के बाद ग्लूकोज में से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट। ये 3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होते हैं। अब पायरुवेट मॉलिक्यूल कहाँ पे जाता है? पायरुवेट मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में जाता है, लेकिन पायरुवेट मॉलिक्यूल को क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए एक स्टेप और करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं इसे? लिंक रिएक्शन इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के बाद और क्रेब्स साइकिल के पहले होती है। Why we call link reaction? Because link reaction is a reaction which takes place after the process of glycolysis but before the process of Krebs cycle. It is a linking between glycolysis and Krebs cycle. That's why it is called link reaction. What is the purpose of link reaction? We are interested to convert this pyruvate into acetyl CoA molecule so that it will enter into the Krebs cycle. Krebs cycle का जो सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है ना, वो होता है एसिटिल CoA। और ग्लाइकोलिसिस तो कहाँ पे खत्म हुई है? पायरुवेट पे। तो हमें पायरुवेट का कन्वर्जन किसमें करना है? एसिटिल CoA में। तो जब हम पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल CoA में करते हैं, तब हमें इस एसिटिल CoA को हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि बेसिकली ग्लाइकोलिसिस तो सेल साइटोप्लाज्म में हो गई, तो ये लिंक रिएक्शन कहाँ हो रही है? तो ये लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के 2 लेयर के बीच में, और क्या फॉर्म होता है? एसिटिल CoA। अब ये एसिटिल CoA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? अंदर प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल। अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में से कितने एटीपी बनते हैं? 2। तो जनरली ग्लाइकोलिसिस में से 2 एटीपी बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में से 2 एटीपी बनते हैं। जनरली ग्लाइकोलिसिस में से 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, तो फाइनली सिर्फ 2 ही एटीपी मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 एटीपी मिलते हैं। सो टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें टोटल पूरी रेस्पिरेशन में। तो ये देखिए क्रेब्स साइकिल हो गई, और क्रेब्स साइकिल के बाद प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम क्यों करते हैं? ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर है हमारा क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीजन करना है तो क्रोमोसोम का नंबर डबल करना पड़ेगा। उसके लिए क्रोमोसोम को एनर्जी लगेगी, न्यूक्लियस को एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी कौन ट्रांसफर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करेगा। किसे? न्यूक्लियस को। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। हमारे घर में जो एयर कंडीशन चल रहा है, लाइटिंग चल रही है, कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आ रही है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये पावर हाउस है हमारी सिटी का। तो हमारी बॉडी का पावर हाउस क्या है? हमारे सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी के सभी ऑर्गेनल को जनरली एनर्जी सप्लाई करता है, इसके लिए मुझे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुई हमारी रेस्पिरेशन की। एक चीज याद रखिए, रेस्पिरेशन में मोस्ट प्रोबेबली जो सबस्ट्रेट होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो होता है ग्लूकोज। बिकॉज स्टार्च माल्टोस ये कन्वर्ट हुए ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का हमें चाहिए एटीपी। तो एटीपी कब बनेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle and electron transport chain, and after that we will get 38 ATP molecule। तो आई बात समझ में? ये है हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर का। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अ बिग क्वेश्चन फ्रंट ऑफ अस, डू प्लांट ब्रीथ? क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं? तो इसका आंसर एकदम सिंपल सा है, हाँ प्लांट ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं उसको भी आपके सामने एकदम सिंपल करता हूँ। हाँ, आपने सही सुना, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन प्लांट हम ह्यूमन बीइंग के जैसे ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू ब्रीथ नहीं करते हैं। जैसे हमारे अंदर नोस्ट्रिल, नेसल चेंबर, फिर ट्रकिया, फेरिंग्स, ट्रकिया, लैरिंग्स, लंग्स, अल्वेओलाई, ये सब ऑर्गेनल है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट में ऐसे सिस्टम नहीं होती है। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन मोस्ट प्रोबेबली स्टोमेटा के थ्रू होता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन के नाम से पहचानते हैं। यस, प्लांट में स्टोमेटा के साथ लेंटिसेल नाम के छोटे छोटे सेल है, उनके द्वारा भी ट्रांसपायरेशन होता है, मतलब उनके द्वारा भी ब्रीदिंग होता है। लेकिन प्लांट में और ह्यूमन बीइंग और एनिमल में ब्रीदिंग में काफी डिफरेंस है। यस, यू आर हियरिंग, दैट इज करेक्ट, प्लांट आर आल्सो ब्रीदिंग, but plant don't have such an advanced organ for the breathing, like we human being have a nostril, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea, alveoli, lungs. Plant do not have such kind of complex or advanced organ. Plant have very simple mechanism of breathing. That plant contain two organelle main.
One is a stomata, second one is a small cell called lenticel. Maximum transpiration in plant, which is one kind of breathing in plant, takes place through the stomata. Around 90 to 92% takes place through the stomata by the transpiration process. Lenticel also play important role. In case of a plant, transpiration rate, in case of plant, breathing rate is low as compared to the animal. And just because plant do not require that much amount of oxygen in such a way that we human being and animal do required. हमें ह्यूमन बीइंग और एनिमल को जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, प्लांट जनरली उतना ऑक्सीजन यूज नहीं करते. जैसे अगर हम देखें तो प्लांट में, लीफ में, स्टेम में, रूट में, ब्रांचेस में जो ब्रीदिंग का पीरियड होता है, ब्रीदिंग का जो टाइम होता है, ब्रीदिंग का जो रेट है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू द वी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल. यस, जस्ट बिकॉज उनके अंदर वो चीजें भी कम है. हाँ, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैसेस की एक्सचेंज काफी ज्यादा होती है. अगर हम पूरे की पूरे रेस्पिरेशन की, कंबस्टन की बात करें तो कुछ रिएक्शन इस प्रकार आती है. जनरली फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट आता है ग्लूकोज, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या बन जाता है, रेस्पिरेशन में वो रॉ मटेरियल बन जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू जनरेट ग्लूकोज as a anabolic process, and the purpose of respiration is to break the glucose to generate ATP as a catabolic process. Yes, so respiration की अगर हम पूरे में एक breathing के थ्रू एक combustion reaction देखें तो कुछ ऐसा प्रकार होगा. C6H12O6. It is a glucose plus there is a use of oxygen as a raw material. It gives 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water, and it also gives, yes, it also gives energy. तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, जो कंबस्शन रिएक्शन है. अब मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको सामने रखता हूँ. Why plants are doing breathing? In the plant, leaf are present. Below the leaf there are some organelles are present called stomata or stoma. This stomata, during the opening, they are taking carbon, they are throwing the oxygen out. Yes, and during closing of stomata, they are carrying CO2 in. ठीक है, तो स्टोमेटा जब ओपन होता है तब ये ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं और वाटर भी उनके साथ बाहर फेंकते हैं वेपर फॉर्म में. और जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर लेते हैं वो वाटर के साथ बाइंड होने के बाद सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, और अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस होता है. तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस और प्लांट का ट्रांसपायरेशन, ये कोरिलेटेड है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है. अब हमारी बात ये है कि ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो प्लांट ब्रीदिंग करते हैं स्टोमेटा के थ्रू. अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट जो ब्रीदिंग करते हैं वो एनिमल की उतना ही ब्रीदिंग करते हैं, तो ये गलत है. गलत है इन द सेंस ये नहीं है ऐसा. प्लांट में ब्रीदिंग का जो रेट है वो कम है एज कंपेयर टू द एनिमल. द रीजन इज दैट इन द प्लांट ग्लाइकोलिसिस, इन द प्लांट Krebs cycle, and as well as electron transport system और electron transport chain. प्लांट में इनके अंदर ऑक्सीजन की जो नंबर होता है वो कम यूज होता है. अल्टीमेटली प्लांट में अगर ऑक्सीजन कम यूज होता है तो प्लांट के अंदर ऑब्वियसली ब्रीदिंग का रेट भी कम है. लेकिन हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल में ऑक्सीजन कंपलसरी लगता है. ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा एक रीजन है. इन ह्यूमन बीइंग oxygen combines with a hemoglobin and it becomes a oxyhemoglobin, and then this oxyhemoglobin transport nutrient and oxygen to each and every cells of our body, each and every cytoplasm of our body, protoplasm of our body. But such kind of a vascular system is absent in the plant. Vascular, I mean to say, I am not talking about xylem and phloem, I am talking about blood vascular system. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और वो ऑक्सीमोग्लोबिन कंपाउंड फॉर्म करता है. ये कंपाउंड हमारी बॉडी के सभी सेल्स के साइटोप्लाज्म तक ऑक्सीजन और प्लस न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है. इसके लिए ऑक्सीजन काफी ज्यादा यूज होता है ह्यूमन बीइंग में और एनिमल में. लेकिन प्लांट में ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है प्लांट में, तो ऑब्वियसली प्लांट में अगर वो नहीं है
तो उसके कारण उनके अंदर ब्रीदिंग की क्वांटिटी भी काफी कम है। लेकिन ये कहना कि ब्रीदिंग नहीं होता है ये बिल्कुल भी गलत है। प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं लेकिन ब्रीदिंग का उनका जो रेट है वो कम है। यस, so hello dear students, now we are going to discuss about the site of a ATP synthesis। ATP कहाँ प्रोड्यूस होता है? अगर हम रेस्पिरेशन कंसेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि ATP प्रोड्यूस कहाँ होता है? तो ATP का प्रोडक्शन साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। नो डाउट ATP क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन नहीं करते, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस structure of a mitochondria, a site for the production of ATP molecule. Let's begin. So guys, first of all I would like to tell you mitochondria is a membrane bounded organelle which is present in all members of a kingdom Plantae. It is present in all members of kingdom Animalia. It is almost present in all living organisms except bacteria, viruses, viroids, prion and human mammalian RBC. Yes, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सिर्फ बैक्टीरिया, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन और ह्यूमन के आरबीसी के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बाकी सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मली क्वांटिटी कितनी होती है एक सेल में? तो एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी 50 to 5000 हो सकती है, 50 से 5000 तक। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी 50 से लेके 5000 तक हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरली कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। कैन यू गेस व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल just because of a three main reason. First reason, it produces ATP molecule. Second, it store ATP molecule, and third, it transport ATP molecule. ये तीन रीजन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जनरली कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए हम उनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी आई मीन टू से सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। अगर कोई सेल एटीपी प्रोड्यूस करती है तो उसे हम पावर हाउस ऑफ सेल अगर कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में भी तो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, फिर उन्हें हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों नहीं कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ये एटीपी प्रोडक्शन की फैक्ट्री है। उसके बाद एटीपी वहीं पे स्टोर भी होता है, मतलब ये एटीपी का गोडाउन भी है, और फिर एटीपी यहीं से ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं। सेल के जिस ऑर्गेनल को एनर्जी की जरूरत होगी उस ऑर्गेनल को एटीपी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यस, बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी स्टोर करते हैं, एटीपी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये तीनों रीजन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया is a double membranous structure. Mitochondria is a double membranous structure. This is an outer rough layer and this one is an inner smooth layer. Outer rough layer, inner smooth layer. The size of outer layer is around 70 to 80 micrometer and it is same around of inner one 70 to 80 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया की साइज नियर अबाउट 70 to 80 माइक्रोमीटर है दोनों की, मतलब दोनों के मिला के नहीं, एक की इतनी साइज होती है 70 to 80 माइक्रोमीटर, इनर की इतनी साइज होती है। नाउ द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस? दिस स्पेस इज यूजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ लिंक रिएक्शन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सॉरी, इस स्पेस के अंदर क्या होता है? इस स्पेस के अंदर लिंक रिएक्शन होता है। जनरली जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है, और फिर ये जो पायरुविक एसिड है वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है, लेकिन पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में एंट्री करने के पहले उसे लिंक रिएक्शन में जाना पड़ता है ताकि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो सके एसिटिल कोए में। When glucose molecule is entering into the Krebs cycle, when it is entering into the glycolysis, it is converting into the product called pyruvate. But pyruvate molecule before entering into the Krebs cycle, it has to convert into acetyl CoA, and conversion of pyruvic acid into acetyl CoA is performed by the
link reaction which takes place between two membranes of mitochondria in an intermembranous space. Now inside the mitochondria there is a transparent jelly like material is present called as a matrix, also called mitochondrial matrix. इसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं या तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा मटेरियल होता है. Now inside the inner membrane of mitochondria there is a finger like or wave like structure is present. This structure is known as a cristae. इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टी. और अगर आप देखो तो क्रिस्टी के अंदर काफी सारे ऑर्गेनल है, जस्ट लाइक अ डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टी. डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड mtDNA. इनके दो फुल फॉर्म होते हैं. mtDNA मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. DNA of mitochondria means DNA present in mitochondria. It is called mitochondrial DNA, also known as a maternal DNA, because few years before one scientist has found that DNA present in mitochondria also carry the character from the mother to the child or mother to the offspring. That's why it is also called as a maternal DNA. डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं और उसे मैटरनल डीएनए भी कहते हैं, बिकॉज कुछ साल पहले इसे रिसर्च में पता चला था. एक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो हमारे मदर के कैरेक्टर हम तक, चाइल्ड तक, ऑफस्प्रिंग तक कैरी करने का काम करता है. एक चीज और याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, बट इट इज आल्सो नोन एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन. माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ semi-autonomous organelle. Why we called mitochondria as a semi-autonomous organelle? Just because mitochondria have their personal DNA. So one mitochondria can produce a new mitochondria. एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के अंदर से एक नया माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं. पूरा का पूरा नहीं, लेकिन हाफ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. माइटोकॉन्ड्रिया also possess their ribosome. And these ribosomes are 70S. S stands for Svedberg unit, and these 70S are made by 50S which is a large subunit and 30S which is a small subunit. 50S plus 30S, if you merge them it becomes a 70S, and if you further break them then you will get a two piece, large 50S and small 30S. Okay. Now we are going to discuss very interesting things about the mitochondria. That is the F1 particle. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं. इन पार्टिकल को हम कहते हैं F1 पार्टिकल. दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ ऑक्सीजोम्स एंड आल्सो नोन एज अ एलिमेंट्री पार्टिकल. एलिमेंट्री पार्टिकल्स. So mitochondria, cristae have a small particle called F1 particle. Actually they are F0 and F1 particle. They are also known as oxysomes. They are also known as elementary particle. I would like to tell you what is the structure of an individual F1 particle. Individual F1 particle look like this. This is the structure of F1 particle. This portion is called head region. This portion is called stalk, and this one is called base. So this is the three part of mitochondria. I hope so you are eligible to see this area. Yes. So guys, this is the structure of mitochondria. Again I tell you in just 1 minute. Mitochondria एक membrane bounded organelle होता है जो जनरली बैक्टीरिया में, वायरसेस में, प्रोटोजोआ में, प्रायोन में और ह्यूमन के आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता. बाकी सभी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी प्रोडक्शन करता है, एटीपी को स्टोर करता है और एटीपी को ट्रांसपोर्ट भी करता है. इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया के दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर. दोनों की जो साइज होती है वो नियर अबाउट एक जितनी होती है, 70 to 80 माइक्रोमीटर. और उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, जहाँ पे लिंक रिएक्शन होती है. पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोए में होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक वेव जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी. यस. और क्रिस्टी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल या तो ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल F0 पार्टिकल भी होते हैं. ये पार्टिकल का स्ट्रक्चर में
हेड, स्टॉक और बेस, ऐसे 3 पार्ट होते हैं और ये जनरली एटीपी प्रोडक्शन करने में काम में आता है। अगर हमसे कोई पूछता है, मान लो 7 स्टैंडर्ड में 8 स्टैंडर्ड में आपको कोई पूछता है व्हाट इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन एंड ऑप्शंस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सो यू विल से माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब आप नीट एग्जाम में जाते हो, यस एमएससीटी एग्जाम में जाते हो, 12th स्टैंडर्ड में जाते हो, 11th में जाते हो, तब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। तब आपको 4 ऑर्गेनल नहीं दिए जाएंगे, आपको इनमें से 4 पार्ट दिए जाएंगे, जस्ट लाइक अ क्रिस्टी, राइबोसोम, F1 पार्टिकल एंड इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो आपको एग्जैक्टली सटीक एक्यूरेट आंसर देना है, दैट इज F1 पार्टिकल। क्लियर? तो जब आप लोअर स्टैंडर्ड में होते हो तब आपको ऑर्गेनल पूछे जाते हैं और आपको आंसर देना होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अब आपको पता है कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन एग्जैक्टली साइट है वो F1 पार्टिकल। Hello guys, now I am going to tell you ATP as a currency of cell and structure of ATP molecule। करेंसी का मतलब क्या होता है? मान लो मार्केट में से कुछ चीज लेने जाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, तो पैसा मतलब करेंसी, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या लगती है? एनर्जी। हमें क्या लगता है? एनर्जी। तो हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी बॉडी का पैसा कौन है? एटीपी। तो एटीपी को नाम दिया हुआ है एटीपी एज अ करेंसी ऑफ सेल, एटीपी एज अ मनी ऑफ आवर सेल। और मैं आपको एटीपी का स्ट्रक्चर भी बेसिकली बताऊंगा। सो यू कैन सी गाइस, दिस इज दिस सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल and this one structure explained with a detail, you can say the functional group, number of carbon, hydrogen, everything ये आपके सामने है। मैं आपको ATP कंसेप्ट क्या है ये बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ATP is nothing but the high energy rich compound which is obtained by the breakdown of some chemical bond। हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं उस फूड मटेरियल को जब हमारी बॉडी ब्रेक करती है एंजाइम के थ्रू, तो उसमें से एटीपी मॉलिक्यूल मतलब एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटी में काम आती है। फॉर एग्जांपल एक्सक्रिएशन, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हार्मोनिक, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, एवरीथिंग। जो भी हम हमारी बॉडी में काम करते हैं वो पूरा काम हमें एटीपी मॉलिक्यूल से ही होता है। ये एनर्जी हमारी बॉडी में, जैसे गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें एटीपी चाहिए। मोबाइल को चलाने के लिए चार्जिंग चाहिए, हमारी बॉडी की चार्जिंग होती है एटीपी मॉलिक्यूल। सो हाउ एटीपी मॉलिक्यूल इज फॉर्म? व्हेन adenine, this is structure of adenine, when this adenine molecule combines with ribose sugar, you can see the structure of ribose sugar, this is ribose sugar. So when adenine combines with ribose sugar, it turn into adenosine, लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं तब एडिनोसाइन होता है। लेकिन इन दोनों के साथ अगर फॉस्फेट भी ज्वाइंट हो जाता है तो क्या हो जाता है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्या बन जाता है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मतलब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ये एटीपी का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जिसमें काफी कम एनर्जी होती है, क्योंकि इसके अंदर एक ही फॉस्फेट है, इसके अंदर एक ही फॉस्फेट। लेकिन अगर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में एक फॉस्फेट अगर ऐड हो जाता है, 1 फॉस्फेट, तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्योंकि इसके अंदर 2 फॉस्फेट आ गए। और जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और बढ़ जाता है तब क्या बन जाता है? तो बन जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, ये देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। यस, व्हेन adenine nitrogen base combined with a ribose sugar, it turn into when adenine nitrogen base combined with ribose sugar, it turn into adenosine। इन दोनों को मिला के एडिनोसाइन बनता है। लेकिन जब ये एडिनोसाइन एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है तब क्या बन जाता है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनिन प्लस राइबोस शुगर प्लस 1 फॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। फिर ये एक फॉस्फेट अगर और ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? डाइफॉस्फेट।
और डाइफॉस्फेट में अगर और एक फॉस्फेट अगर हम ऐड कर देते तो हम ये क्या बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ब्लैक कलर में ड्रॉ किया हुआ है वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है और ये ब्लू कलर वाला कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है दोनों के दोनों एटीपी मॉलिक्यूल। तो एटीपी हमारी बॉडी की वो चार्जिंग है जो हमारी बॉडी में सभी काम का सभी एक्टिविटी करने के लिए यूज में आती है और ये है उनका बेसिकली स्ट्रक्चर। और एटीपी मॉलिक्यूल कैसे बनता है मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। Hello dear all students, so we are going to discuss about the first pathway of aerobic respiration and that pathway is called glycolysis। आप जब तक बायोलॉजी फील्ड में हो, नीट में हो, एमएससीईटी में हो, नेट सेट तक हो, पीएचडी तक हो, डॉक्टर फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में हो, ग्लाइकोलिसिस हमेशा आपका साथ रहेगी। जब तक आप बायोलॉजी फील्ड से टच में हो, ग्लाइकोलिसिस ये हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आइए चलिए डिटेल में एक बार समझ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होती है और कैसे परफॉर्म की जाती है और हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी जनरेट होते हैं। मैं पूरा का पूरा सब डिटेल में आपको समझाऊंगा। सो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ऐसा ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? बिकॉज ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर की हुई थी। इनका नाम था एम्बेडन, स्टैंड फॉर ई, एम स्टैंड फॉर Meyerhof and P stand for Pernas. Yes, glycolysis also known as the EMP pathway because it was collectively studied by the 3 scientists Embedon, Meyerhof and Pernas, and that is why it is also called EMP pathway. E stand for Embedon, M stand for Meyerhof and P stand for Pernas. Glycolysis takes place inside the cytoplasm. It takes place inside the cytoplasm and that is why it is also called cytoplasmic respiration। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होने के कारण ग्लाइकोलिसिस को साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो चलो कॉमन सी बातें हो गई। नाउ What is actually glycolysis? Glycolysis होता क्या है? तो अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 molecule of pyruvic acid, this is called glycolysis। हम ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में जिनको हम पायरुविक एसिड कहते हैं उसमें कन्वर्जन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ अ 6 molecule of a carbon, 6 carbon molecule containing glucose molecule into the 2 molecules of a 3 carbon containing such as a pyruvic acid। It is called glycolysis। glycolysis को काफी सारी अलग अलग टेक्निक से हम डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं glycolysis is the process in which 6 carbon containing glucose molecule get divided into the or get cleaved into the 3 carbon containing 2 molecules of pyruvate or pyruvic acid। This one is called glycolysis। Now I would like to tell you guys glycolysis has a 2 main step। One is a preparatory phase or also called cleavage phase। Second one is a oxidative phase or payoff phase। अब ये 2 phases क्या है? Generally in the glycolysis we are forming a 4 ATP molecule। You can see here ADP is getting converted into ATP, 2 ATP, and here 2 ATP is converted into 2 ATP। So ultimately we are generating 4 ATP molecule, but 2 ATP molecules are 1 ATP or 1 ATP, 2 ATP molecules are used। So total net gain of ATP molecule from the glycolysis is only 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस में हमें 4 ATP molecule तैयार होते हैं, लेकिन हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जब हमारी बॉडी में होती है तो 2 ATP molecule ग्लाइकोलिसिस करते समय यूज हो जाते हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो कितने ATP molecule ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं हमें? 4 में से 2 गए, कितने? 2 ATP molecule हमें फाइनली मिलते हैं। तो मैं आपको अभी ये प्रोसेस बताता हूं आपको ऐसे कैसे स्टडी करनी चाहिए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लेके पायरुवेट तक ये 10 स्टेप रिएक्शन है। उसमें पहले जो 5 रिएक्शन है
वो है प्रिपरेटरी फेज और क्लीवेज फेज। और उसके बाद 6th से लेके 10th तक जो रिएक्शन है वो होती है ऑक्सीडेटिव और पेओ फेज में। अब प्रिपरेटरी फेज और क्लीवेज फेज का मतलब क्या हुआ? प्रिपरेटरी फेज और क्लीवेज फेज इज अ फेज इन विच glucose is getting charged or glucose is getting activated for the purpose of cutting, for the purpose of cleavage. Preparatory phase और cleavage phase, इसका नाम क्या है, क्यों ऐसा? इस फेज में हम ग्लूकोज को एक्टिवेट करते हैं। क्यों एक्टिवेट करते हैं? ताकि हम उसे क्लीवेज कर सके, उसके दो टुकड़े कर सके। कौन से दो पार्ट में? पायरुविक एसिड में दो टुकड़े कर सके, इसके लिए हम इसे कहते हैं preparatory phase or cleavage phase. Preparatory phase or cleavage phase is a phase in which we are making a glucose molecule to get ready and cleave and turn into the two molecules of pyruvate. Actually directly दो molecule pyruvate नहीं होते, इसमें DHAP और PGL ये दो molecule बनते हैं। और सेकंड देखिए ऑक्सीडेटिव और पेओ फेज, इस फेज को हम हार्वेस्ट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज और पेओ फेज इज आल्सो नोन एज अ हार्वेस्टिंग फेज इन विच we are generating energy by the process of glycolysis. तो इस फेज में हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रेडी करते हैं ताकि हम उसे कट कर सके, और ये वाली फेज में हम ग्लूकोज में से एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। इस वाली फेज में से हम चार एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, लेकिन बाय द लक 2 एटीपी ऑलरेडी हम यूज कर चुके होते हैं, तो टोटल हमें 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। आइए चलिए मैं स्टार्ट करके बताता हूँ कि इसे कैसे स्टडी करते हैं। ये देखिए आपको ग्लाइकोलिसिस कुछ इस प्रकार से एज अ स्टूडेंट लाइफ में आपको ग्लाइकोलिसिस कैसे लर्न करनी चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नाम, सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल का नाम बोलना चाहिए, और उसके बाद आपको रिएक्शन का नाम बोलना चाहिए, और उसके बाद आपको एंजाइम प्रोडक्ट का नाम बोलना चाहिए, और उसके बाद आपको एंजाइम का नाम, और उसके बाद अगर कोई साइड में कुछ चीज है तो मैं आपको बता दूं। देखिए ग्लूकोज a 6 carbon containing compound, glucose a 6 carbon containing compound enter into phosphorylation 1, enter into phosphorylation 1। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है raw material। after raw material you have to talk about name of reaction, yes, and then you have to talk about name of product, and then you have to talk about name of enzyme, and if else अगर उसके बाद दूसरा कुछ बच जाता है तो आप उसको उसके बारे में बोलना है। अब मैं आपको ये टेक्निक क्यों बता रहा हूँ, आपको गारंटी से मैं लिख के देता हूँ कि नीट के पेपर में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में से दोनों में से एक एक क्वेश्चन पक्का आता है। पक्का मतलब गारंटेड है। तो ग्लाइकोलिसिस को समझना, इसमें समझने जैसी क्या बात है? इसमें समझने जैसी बात है कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसमें से तीन कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट बनते हैं। उसमें समझने वाली बात ये है कि प्रिपरेटरी फेज क्यों होती है और ऑक्सीडेटिव फेज क्यों होती है। बाकी जो अंदर की जो बायोकेमिस्ट्री वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, और लर्न मतलब बिना समझे लर्न मत कीजिए, आप उससे समझ के लर्न कीजिए। तो अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो तो आप इजीली समझ जाओगे। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लूकोज ये क्या है? रॉ मटेरियल। एंटर इनटू व्हिच प्रोसेस? फॉस्फोराइलेशन, इसे क्या कहते हैं? नेम ऑफ रिएक्शन। देन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या है? प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोज काइनेस, ये क्या है? एंजाइम। वेयर एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी, तो ये क्या है? इफ एल्स मतलब एक्स्ट्रा, आप ऐसे कह सकते हो। एक्स्ट्रा जो बच जाता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, बाद में रिएक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद एंजाइम, और उसके बाद एक्स्ट्रा। अब मैं इसका यूज करके बता रहा हूँ, एकदम इजी रहेगा। देखिए ग्लूकोज 6 carbon containing compound enter into phosphorylation 1, enter into phosphorylation 1 in presence of enzyme glucose a 6 carbon containing compound enter into phosphorylation 1 and get converted into glucose 6 phosphate in presence of enzyme hexose kinase, where one ATP molecule loses one phosphate and get converted into ADP. So there is a loss of one ATP molecule. Now glucose 6 phosphate enter into isomerization and get converted into fructose 6 phosphate, which is isomer of
glucose 6-phosphate in presence of enzyme phosphoglucose isomerase. In presence of enzyme phosphoglucose isomerase. अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तो सिर्फ हमें 4 चीजों के बारे में डिस्कस करना है. तो देखिए आप समझ रहे हो कैसे बोलना है, मैं भी पूरा आपको समझाता हूँ. Glucose 6-phosphate enter into phosphorylation 1 in presence of glucose a 6 carbon containing compound get मैंने दोनों तरह से टेक्निक समझ के रखी हुई, मैं आपको ये वाले टेक्निक बता रहा हूँ. Glucose, a 6 carbon containing compound, enter into phosphorylation 1 and get converted into glucose 6-phosphate in presence of enzyme hexokinase. And one ATP molecule loses one phosphate and get converted into ADP. So there is a loss of one ATP molecule. Glucose 6-phosphate enter into isomerization and get converted to fructose 6-phosphate, which is isomer of glucose 6-phosphate in presence of enzyme phosphoglucose isomerase. Third step. Fructose 6-phosphate enter into phosphorylation 2nd and get converted to fructose 1,6-bisphosphate in presence of enzyme phosphofructose kinase, where again one ATP molecule loses one phosphate and get converted to ADP. So there is loss of another ATP molecule. Fructose 1,6-bisphosphate enter into cleavage, means breakdown. Fructose 1,6-bisphosphate enter into cleavage and get converted into PGAL and DHAP in presence of enzyme aldolase. Actually, we can say fructose 1,6-bisphosphate enter into cleavage and get converted into PGL and DHAP in presence of enzyme aldolase. ठीक है, ये वाली प्रोसेस आपको इजीली समझ में आनी चाहिए. फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate क्लीवेज प्रोसेस में जाता है और उसके बाद इसका दो अलग अलग पार्ट में क्लीवेज हो जाता है. एक होता है PGL, एक होता है DHAP. मैं आपको इनका फुल फॉर्म भी बताऊंगा. एक होता है PGL और एक होता है DHAP. और एंजाइम कौन सी यूज होती है उसके लिए? अल्डोलेस नाम की, अल्डोलेस. ठीक है, अब फिफ्थ नंबर की स्टेप देखिए. DHAP डाइहाइड्रोक्सी, DHAP स्टैंड फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये देखिए DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन phosphate. How much carbon containing it is? It is 3 carbon containing compound. And then PGAL, 3 phosphoglyceric acid. How much it is? It is also 3 carbon containing compound. तो यहाँ पे देखिए आप DHAP dihydroxyacetone phosphate enter into isomerization and get converted into its isomer molecule called PGL. DHAP is a dihydroxyacetone phosphate. It is a 3 carbon containing compound. It get converted into its isomer molecule PGL, 3-phosphoglyceraldehyde. It is also 3 carbon containing compound in presence of enzyme phosphotriose isomerase. तो अब यहाँ पे DHAP का कुछ काम नहीं है, हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो PGL को कंटिन्यू करेंगे. एक चीज याद रखिए, DHAP can convert into PGL and PGAL can also convert into DHAP because both are isomer of each other and both shows reverse reaction and reaction is carried by same enzyme. फिर से सुनिए, dihydroxyacetone phosphate enter into isomerization and get converted into 3-PGL, 3-phosphoglyceraldehyde in presence of enzyme phosphotriose isomerase. Why phospho? Because phosphate चेंज हो रहा है. Triose 3 कार्बन वाले कंपाउंड है दोनों. Isomerase because रिएक्शन का नाम है आइसोमराइजेशन. ठीक है, अब हम PGL के आगे बढ़ते हैं. Now we are going for the oxidative or PO phase in which we are gaining the energy. हम एनर्जी को गेन करते हैं. It is also called as a harvest of energy. Here there was a loss of 2 ATP, but here we will get 4 ATP molecule. Yes. So PGAL molecule enter into the oxidation and phosphorylation. Sixth step, PGL enter into oxidation and phosphorylation and get converted into
1,3-bisphosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate in presence of enzyme PGL hydrogenase or 3-phosphoglyceraldehyde hydrogenase, where 2 NAD molecule accept inorganic phosphate PI, inorganic phosphate, and get converted to 2 NADH2. NAD stand for NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. यस, अगर उसके पीछे अगर H लग जाता है तो हाइड्रोजन हो जाता है, यस, और H2 लग जाता है तो हाइड्रोजनेस हो जाता है. सो 2 NAD, 2 nicotinamide adenine dinucleotide combines with atmospheric phosphate and get converted to 2 NADH, get converted to 2 nicotinamide adenine dinucleotide hydrogenase. Okay, now 1,3-bisphosphoglycerate enter into ATP generation and get converted to 3-phosphoglycerate in presence of enzyme phosphoglycerate kinase, where 2 ADP get converted into 2 ATP. So there is a gain of 2 ATP molecule. Gain of 2 ATP molecule. Here we have lose 2 ATP molecule. Here we have gain 2 ATP molecule. So 2 ATP lose, 2 ATP gone, 2 ATP gain, 2 ATP loss. So now 0. अब अगर आगे ATP बनते तो वो हमारे फायदे में आते हैं. Yes. 3-phosphoglycerate enter into isomerization. Get converted to 2-phosphoglycerate. Get converted to 2-phosphoglycerate in presence of enzyme phosphoglycerate mutase. Phosphoglycerate mutase. Yes, 2-phosphoglycerate enter into dehydration and get converted into phosphoenol pyruvate. It is also called PEP short. 2-phosphoglycerate enter into dehydration, get converted into phosphoenol pyruvate in presence of enzyme enolase. In presence of enzyme enolase. Phosphoenol pyruvate PEP enter into ATP generation second and get converted into 2 molecules of 3 carbon containing compound pyruvate in presence of enzyme pyruvate kinase, where again 2 ADP get converted into 2 ATP. So there is a gain of a 2 ATP molecule. Here we have lost 1 ATP, here we have lost 1 ATP. Here we have gained 2 ATP, here we have gained 2 ATP. So 2 ATP loss, 4 ATP gain. So 2 minus 4 remaining 2. So finally we are getting 2 ATP molecule. We are net profit is a 2 ATP molecule from the complete process of glycolysis. Guys, ये है हमारे सामने glycolysis जो कि कंपलसरी सभी में होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म तो है. सो दिस इज ग्लाइकोलिसिस. So dear student, now I am going to explain you link reaction, जिसको हम एसिटिलेशन ऑफ पाइरुवेट भी कहते हैं और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं. एक चीज पहले आप समझ लीजिए कि एसिटिलेशन या तो लिंक रिएक्शन हम क्यों करते हैं, ठीक है. ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ था, ग्लाइकोलिसिस. यस, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किसके अंदर हो जाता है, पाइरुवेट या तो पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड कहां फॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म. अब इस पायरुवेट को कहां जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. कौन सी प्रोसेस करने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी क्रेब्स साइकिल. लेकिन क्रेब्स साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, एसिटिल कोए से. क्रेब्स साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, एसिटिल कोए से. लेकिन हमारे पास तो प्रोडक्ट है पायरुवेट, तो हमें क्या करना है, हमें पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में करना है. और ये कहां होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन के बीच में. और ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये होती है एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट, मतलब पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में, ताकि एसिटिल कोए क्रेब्स साइकिल के अंदर जा सके. ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात. By the process of glycolysis, glucose molecule get converted into pyruvate. Now pyruvate molecule want to enter inside the Krebs cycle, but Krebs cycle begin with the acetyl CoA, and therefore we have to convert pyruvate into acetyl CoA. And conversion of pyruvate into acetyl CoA is done by
acetylation of pyruvate, also called as a oxidative decarboxylation. Why we also called it link reaction? Because it is linking glycolysis and Krebs cycle. एसिटिलेशन और लिंक रिएक्शन, इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के बाद में होती है और क्रेब्स साइकिल से पहले होती है। ये क्यों करते हैं हम? ग्लाइकोलिसिस में हमें ग्लूकोज प्रोडक्ट मिलता है, सॉरी ग्लाइकोलिसिस में हमें ग्लूकोज में से पायरुवेट प्रोडक्ट मिलता है और इस पायरुवेट मॉलिक्यूल को हमें क्रेब्स साइकिल में एंट्री करवानी है। लेकिन क्रेब्स साइकिल तो शुरुआत तो एसिटिल कोए से होती है। क्रेब्स साइकिल के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? एसिटिल कोए। तो एसिटिल कोए तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पायरुवेट का कन्वर्जन पहले एसिटिल कोए में करेंगे और इसे करने के लिए कौन सी स्टेप लगती है हमें? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसे हम एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट भी कहते हैं। और इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस के बाद में होती है और क्रेब्स साइकिल के पहले होती है, इसके लिए उसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। आइए समझते हैं एसिटिल कोए कैसे फॉर्म होता है पायरुवेट में से। सो pyruvate molecule before entering into Krebs cycle, pyruvate molecule before entering into the Krebs cycle, it has to enter into oxidative decarboxylation, because pyruvate molecule has to convert into acetyl CoA. Pyruvate molecule क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले उसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जाना पड़ता है, मतलब लिंक रिएक्शन में या तो एसिटिलेशन में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ताकि पायरुवेट का कन्वर्जन किस में हो जाए? एसिटिल कोए में हो जाए। लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, जिस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। कौन सी एंजाइम चाहिए हमें? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। और इसके लिए हमें एक कोएंजाइम भी चाहिए, कोएंजाइम सच एज CoA। और इसके लिए हमें कोफैक्टर भी चाहिए, जिसे हम कहते हैं NAD। ठीक है, अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूं। देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस हाइड्रोजन इज रिमूव, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव। या तो आप ऐसे कह सकते हो, फ्रॉम द पायरुवेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव। नाउ दिस हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय NAD, दिस हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय NAD and then it get converted into NADH। yes, पहले इसमें एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है और अब ये क्या बन जाते हैं? NADH। तो इस NADH को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एसिटिल फ्रैक्शन। ये देखिए, पायरुवेट मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है। ये देखिए, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल है, इसमें से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बाइंड होता है? ये बाइंड होता है NAD मॉलिक्यूल से। तो ये देखिए, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है NAD मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोजन जॉइंट हो गया तो ये क्या बन गया? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। इसे हम कहते हैं एसिटिल फ्रैक्शन। फिर ये एसिटिल फ्रैक्शन जब CoA के साथ बाइंड होता है तब ये क्या बन जाता है? तब ये बन जाता है एसिटिल CoA। ये देखिए, हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों? ताकि वो कौन सी प्रोसेस कर सके? क्रेब्स साइकिल कर सके। ये चीज याद रखिए, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। और एसिटिल कोए कहां फॉर्म हो रहा है? ये इस वाली जगह में फॉर्म हो रहा है। मैं आपको एक बार सिर्फ 1 मिनट में फिर से समझा देता हूं। इसे हम लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस बाद में होती है और क्रेब्स साइकिल के पहले होती है, इसके लिए हम इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसे हम एसिटिलेशन ऑफ पायरुवेट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में करते हैं। और इसे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पायरुवेट मॉलिक्यूल का एसिटिल कोए में कन्वर्जन करते हैं। कैसे? पायरुवेट मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले उनको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाना पड़ता है और उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस और कोएंजाइम चाहिए CoA और उसके साथ कोफैक्टर भी चाहिए NAD। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पायरुवेट में से निकल जाते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है? वो NAD के साथ बाइंड हो जाते हैं। हाइड्रोजन प्लस NAD, इट टर्न इनटू NADH।
एंड दिस इज कॉल्ड एसिटिल फ्रैक्शन। और जब ये एसिटिल फ्रैक्शन मतलब एसिटिल ग्रुप का एक टुकड़ा जब ये एसिटिल फ्रैक्शन कोए के साथ बाइंड हो जाता है तो क्या बन जाता है? एसिटिल कोए। तो ये देखिए हमारे पास NAD था, हमने उसमें से NADH बना लिया और कोएंजाइम था, वो NADH प्लस कोएंजाइम ऐड कर दिया तो क्या बन गया? एसिटिल कोए। तो हमें ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज के बाद पाइरुवेट, अब पाइरुवेट मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो गया एसिटिल कोए में, एसिटिल कोए मॉलिक्यूल अंदर आता है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल के बाद हम पूरी की पूरी 9 रिएक्शन के बाद क्या बनाएंगे? ऑक्सैलो एसीटेट। So this is link reaction. So dear students, now I am going to explain you Krebs cycle. What is actually Krebs cycle? Krebs cycle is a stepwise process in which acetyl-CoA is completely oxidized and release carbon dioxide as well as energy. Krebs cycle एक ऐसी biological process है जिसमें एसिटिल कोए पूरी की पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, और फाइनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और उसके साथ एटीपी मॉलिक्यूल मतलब एनर्जी भी रिलीज होती है। सबसे पहले हम उसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज क्रेब्स साइकिल नेम इज गिवन बाय द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, सर हैंस क्रेब, who discovered Krebs cycle in 1937 and he was awarded by Nobel Prize in the year 1953. सर हैंस क्रेब इन्होंने 1937 में क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी की थी और इनको 1953 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्रेब्स साइकिल आल्सो कॉल्ड एज अ TCA साइकिल, स्टैंड फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ Krebs cycle is a citrate. It is a 3 carbon containing. That's why it is called citric acid cycle. Krebs cycle को citric acid cycle क्यों कहते हैं? क्योंकि citric acid cycle इसका नाम है सिर्फ इसके लिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट है साइट्रेट वो 3 कार्बन वाला होता है, इसके लिए इसका नाम हुआ है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसी को ही हम साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों? क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट है वो सिट्रेट है, इसके लिए उसका नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। आई होप सो आपको तीनों नाम Krebs cycle के और उनके साइंटिफिक रीजन समझ गए। Krebs cycle because discovered by Sir Hans Krebs, citric acid cycle because first product is citrate, tricarboxylic acid cycle because first product has a 3 carbon, that's why it's a tricarboxylic acid cycle. Let's begin with this. So देखो अब तक हमने क्या देखा हुआ है? अब तक हमने देखा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, glucose molecule enter into the cytoplasm and enter inside the reaction called glycolysis and get converted into 2 molecules of 3 carbon containing pyruvate. And then this pyruvate molecule want to enter into Krebs cycle, but pyruvate directly cannot enter into Krebs cycle because raw material for the Krebs cycle is the acetyl CoA. So pyruvate converted into acetyl CoA with the help of acetylation or link reaction, also called oxidative decarboxylation. And now we are starting with the acetyl CoA. तो हमारे पास ये 9 स्टेप की रिएक्शन है और 9 स्टेप के रिएक्शन के बाद हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट होंगे। क्लियर एवरीवन? 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी इस प्रोसेस को समझने के लिए आप कुछ रिएक्शन इस प्रकार से स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल का नाम डिस्कस करना है, उसके बाद आपको रिएक्शन का नाम डिस्कस करना है, नेम ऑफ रिएक्शन, उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद नेम ऑफ एंजाइम, और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए acetyl CoA molecule enter into the condensation। एसिटिल कोए क्या है? ये है रॉ मटेरियल। कंडेंसेशन क्या है? ये रिएक्शन का नाम है। एसिटिल कोए मॉलिक्यूल एंटर इनटू कंडेंसेशन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू साइट्रेट। यस, साइट्रेट क्या आ गया? प्रोडक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेस। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेस। यस,
तो हमने पहले रॉ मटेरियल का नाम बोला एसिटिल कोय, उसके बाद रिएक्शन का नाम बोला कंडेंसेशन, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम बोला साइट्रेट और उसके बाद एंजाइम का नाम बोला साइट्रेट सिंथेस। और इसको अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, यस, वेयर वाटर इज एडेड इनसाइड, तो एक्स्ट्रा में आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मैं पूरा इसी तरह से आपको समझाता हूँ। देखो इस प्रोसेस में आपको समझने जैसी बातें ये हैं कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, उनके साइंटिफिक नाम, और ये पूरी क्रेब्स साइकिल में आपको समझने वाली बातें ये है कि रॉ मटेरियल का नाम क्या है, उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कौन सी एंजाइम कन्वर्ट कर रही है और प्रोडक्ट का नाम क्या है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बातें। और जो एक्स्ट्रा जो चीजें NAD कहां बन रहा है, NADH2 कहां बन रहा है, ATP कहां निकल रहे हैं, ये सब चीजें हमारे सामने इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। एसिटिल कोय मॉलिक्यूल एंटर इनटू कंडेंसेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, and get converted into citrate in presence of enzyme citrate synthase where water is added inside। देखो मैंने पूरा ये वाली टेक्निक से बोला, पूरा ये वाली टेक्निक से, देखिए हाँ, acetyl CoA molecule enter into condensation in and get converted into citrate in presence of enzyme citrate synthase and water is added inside। तो ये वाली टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे तो पूरा स्टडी कर लोगे। जब आपकी नीट एग्जाम होती है ना, तो गारंटेड एक एमसीक्यू ग्लाइकोलिसिस और एक एमसीक्यू क्रेब्स साइकिल में आता ही आता है। तो आप नीट एग्जाम जब पास में, आपको ये चीज को लर्न कर लेना चाहिए पूरा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में से 8 मार्क्स पक्के आपके हाथ में होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको फर्स्ट से लेके 9 रिएक्शन 1 टेक में समझाता हूँ स्लोली। एसिटिल कोय मॉलिक्यूल, टेक्निक ये वाली होगी, acetyl CoA molecule enter into condensation, get converted into citrate in presence of enzyme citrate synthase where water is added inside। Citrate enter into isomerization, which is further divided into 2 sub-reactions like dehydration and hydration। Citrate first enter into dehydration, citrate first enter into dehydration and get converted into cis aconitate in presence of enzyme aconitase where water is removed out because it's a dehydration। Then cis aconitate enter into hydration, which is the second step of isomerization। Cis aconitate enter into hydration and get converted into diisocitrate in presence of enzyme aconitase where water is added inside because it's a hydration। Got it? Now diisocitrate enter into third step of Krebs cycle, that is oxidation, and get converted into oxalosuccinate in presence of enzyme isocitrate dehydrogenase। Oxalosuccinate enter into decarboxylation, fourth step of Krebs cycle, and get converted into alpha ketoglutarate in presence of enzyme oxalosuccinate decarboxylase। Alpha ketoglutarate enter into oxidative decarboxylation and get converted into succinyl CoA in presence of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase। यस, फिर से सुन लीजिए एक बार, अल्फा ketoglutarate enter into oxidative decarboxylation and get converted into succinyl CoA in presence of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase where NAD means nicotinamide adenine dinucleotide, NAD accept hydrogen and get converted into NADH2, and plus there is a release of carbon dioxide। Succinyl CoA enter into hydration and phosphorylation and get converted into succinate in presence of enzyme succinate thiokinase। याद रखिए सब चीजें ये, succinyl CoA enter into hydration and phosphorylation, get converted into succinate
In presence of enzyme succinate thiokinase. Succinate enter into oxidation, 7th reaction, and get converted into fumarate in presence of enzyme succinic dehydrogenase. Fumarate enter into hydration, 8th reaction, and get converted into malate in presence of enzyme fumarase, where water is added inside because it's a hydration. Malate enter into the last step of a Krebs cycle, that is oxidation, and get converted into final product of a Krebs cycle, that is oxaloacetate. Oxaloacetate or OAA in presence of enzyme malate dehydrogenase, where again NAD accept hydrogen and get converted into NADH2. There is already one hydrogen plus one hydrogen, NADH2. So this is guys Krebs cycle. ये है Krebs cycle. अगर आप इसे स्पीड में भी बोलना चाहते हो तो कर सकते हो. Acetyl CoA molecule enter into the condensation and get converted into citrate in presence of enzyme citrate synthase and get where water is added inside. Citrate enter into isomerization, which is further divided into two-step dehydration, hydration. Citrate enter into dehydration, get converted into cis-aconitate, where water is in presence of enzyme aconitase and water is goes outside. Cis-aconitate enter into hydration, get converted into D-isocitrates in presence of enzyme aconitase, where water is added inside. आप ऐसे स्पीड में पूरा बोल सकते हो. इसे प्रॉपरली याद कर लीजिए. जैसे ही आप याद करोगे तो आपके सामने मान लो अगर आपको क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. Oxalosuccinate get converted into alpha ketoglutarate in decarboxylation reaction. Yes, in presence of enzyme, or this reaction is carried out by which enzyme? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सामने 4 एंजाइम रख दी. अल्फा कीटोग्लूटारेट, यस, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, मेलेट डिहाइड्रोजनेस और ऑक्सैलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिल, ऐसे 4 एंजाइम रख ली. तो आप क्या सोचोगे? अल्फा कीटोग्लूटारेट होगी. क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा? ऑक्सैलोसक्सिनेट गेट कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट. तो अल्फा कीटो अगर आ गया तो आप क्या सोचोगे? अल्फा कीटो नाम की एंजाइम होगी, वो उसे कन्वर्ट करेगी. लेकिन अल्फा कीटो एंजाइम उसकी नेक्स्ट वाली एंजाइम है और हमें सिलेक्ट करनी है ऑक्सैलोसक्सिनेट डिकार्बोक्सिलेज. तो गाइस ये है समझने वाली चीज. अगर आप क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस पूरी अंडरस्टैंडिंग करके लाइन बाय लाइन समझ लेते हो, मतलब लाइन बाय लाइन कैसे करना चाहिए मैं आपको सिंपली बोलता हूँ. मॉर्निंग में एकदम फ्रेशली मॉर्निंग में 3 से 4 बार ये पूरी साइकिल को एज इट इज लिख लीजिए. ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो यहाँ पे फोटो खींच सकते हो. एज इट इज लिख लीजिए और लिखने के बाद आपके माइंड में पूरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. मैं गारंटी देता हूँ कि 5 बार कोई चीज पढ़ो या तो अगर आप 1 या 2 बार लिख लो वो इक्वली हो जाता है. पढ़ा हुआ शायद आप भूल सकते हो लेकिन लिखा हुआ आई थिंक सो नहीं भूल पाओगे, क्योंकि हमारा सेरेब्रम इसी प्रकार से बना हुआ है, ब्रेन हमारा इसी प्रकार से काम करता है. अगर कोई चीज लिख लेते हो और वो एग्जाम में आती है तो आपका सेरेब्रम अपने फोल्डर में से आपको आंसर देगा कि यस ये चीज आपने लिखी है, ये चीज मेरे माइंड में है. तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जैक्टली आपके माइंड में उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक हो गई.